अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज अहम तरीन समाअत हुई और आलमी अदालत के अंदर कुलभूषण के मामले को उठाया गया था। उस केस की समाअत हुई जिस पर हतमी फैसले तक कुलभूषण को फांसी नहीं दी जाएगी। आलमी अदालत ने यह फैसला सुनाया और आलमी अदालत के जज रोनी इब्राहिम ने यह कहा है कि आलमी अदालत के फैसले तक एक तो फांसी नहीं दी जा सकती और पाकिस्तान का एतराज मुस्तरद करते हुए हुक्म इम्तना जारी कर दिया है और ये कहा है कि आलमी अदालत इस केस की समाअत का इख्तियार रखता है और भारत हमें केस के मेरिट पर मुतमईन नहीं कर पाया है और ना ही पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान हमें मुतमईन कर पाया है। दोनों जानिब से उन्होंने कहा कि भाम पाया जाता है और वियना कन्वेंशन की तशरीह में तफरीक पर फैसला देने का इख्तियार है दोनों मुल्कों के दरमियान। वियना कन्वेंशन के तहत काउंसलर रसाई तक जो इख्तलाफ है उस पर इख्तलाफ पाया जाता है और साथ साथ ये भी कहा गया है, पाकिस्तान की जानिब से इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है कि अगस्त तक कुलभूषण की फांसी को रोका जा सकता है। अब से कुछ देर पहले तर्जुमान दफ्तर खारजा नफरीस ज़िक्रिया साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि भारत का चेहरा बेनकाब हुआ है और कौमी सलामती के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। क्या पहलू हैं और क्या आलमी अदालत के अंदर पाकिस्तान अपना केस स्ट्रांगली क्यों प्रेजेंट नहीं कर पाया, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका आपसे कराते चले, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं सीनियर जैद हामिद साहब, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। साथ साथ अज़ियाकार जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जावेद साहब ने भी आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, उन्हें भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले जैद साहब आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी, क्या मामला है, क्या पाकिस्तान ने अपना मुकदमा दुरुस्त तरीके से पेश नहीं किया आलमी अदालत के अंदर, आप समझते हैं? देखिए रमशा, ये बहुत वाज़े तौर पर हम ये बात बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और मेमो स्कैंडल बना है, एक और डॉन लीक्स बना है, एक और बिट्रेल और ट्रीजन हुई है हमारी सफ़ों के अंदर से। लेकिन उसके साथ साथ एक बात हम और भी बता दें आपको कि बराह रास्त और डायरेक्ट बात कर रहे हैं, अल्लाह के फजल से ICJ के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ ये फैसला देने की। जो पाकिस्तान की तरफ से साजिश की गई थी, हमारे गद्दारों ने जो साजिश की थी, उसमें भी अल्लाह ताला ने खैर का पहलू ये रख दिया कि आज से तकरीबन चंद हफ्ते पहले 29 मार्च को पाकिस्तान की तरफ से खुफिया तौर पर एक खत जमा कराया गया ICJ में, जिसमें कहा गया कि हम ICJ के तमाम जुरिस्डिक्शन को कबूल करते हैं, जिसके नतीजे में ये केस ICJ में गया और उसने हमारे खिलाफ फैसला दिया। लेकिन जो ये खत गया है, जिसने भी ड्राफ्ट किया था, उसमें कोई पेट्रियोटिक पाकिस्तानी कहीं बैठा हुआ था, उसने एक जुमला डाल दिया और वो जुमला ये डाल दिया कि अगर पाकिस्तान की कौमी सलामती का कोई केस होगा तो उस पर ICJ की जुरिस्डिक्शन को कबूल नहीं किया जाएगा। ये खत जमा कराया गया है आलमी अदालत में। लिहाजा अगर पाकिस्तान इस वक्त चाहे तो अपने ही दिए हुए खत के ऊपर जो क्लॉज, जो शर्त हमने लगाई थी, उस शर्त के बेसिस पर हम ICJ के फैसले को रिजेक्ट कर सकते हैं। उसकी कोई मैंडेट हमारे ऊपर नहीं है। और दूसरी बात ये कि खुद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अपनी वेबसाइट के ऊपर जो फ्रेंच टेक्स्ट लिखा हुआ है और जो इंग्लिश टेक्स्ट है उसमें इख्तिलाफ है। जो फ्रेंच टेक्स्ट है वो ये कहता है कि इनकी जो स्टे ऑर्डर है उसको वो मैंडेटरी नहीं होता हुकूमतों के ऊपर। इंग्लिश टेक्स्ट कहता है कि ये मैंडेटरी होता है और इसी इख्तिलाफ की वजह से दुनिया के कई ममालिक ने इस ICJ के अहकामात की धज्जियां उड़ाई हैं, पहले भी परवाह नहीं की। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने जब भी इनके खिलाफ स्टे दिया गया है उन्होंने रोंद के रख दिया है। अमेरिका हो, इसराइल हो, जापान हो, दुनिया के कई बड़े बड़े ममालिक के खिलाफ भी इसी तरह के स्टे दिए गए थे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने स्टे दिया है, लेकिन बात यही है कि वो हुकूमत जो खुद इस वक्त पाकिस्तान की पोस्ट में खंजर दे रही हो, जिसको अफगानिस्तान डांट डपट करके चला जाता हो, उस हुकूमत से ये तवक्को करना कि ये आलमी अदालत के खिलाफ स्टैंड लेंगे जब ये खुद मिले हुए हैं उनके साथ, ये बात मुमकिन नहीं है। लेकिन हम पाकिस्तानी कौम से ये कह रहे हैं, पाकिस्तानी फौज से, अदलिया से और पाकिस्तान के पेट्रियोटिक एलिमेंट से, कि पहले तो ये मालूम करें कि किसने इजाजत दी कि 29 मार्च को वो खत जमा कराया जाए आलमी अदालत में। पार्लियामेंट से नहीं पूछा गया, कैबिनेट से नहीं पूछा गया, कौम को नहीं बताया गया, ये खुफिया तौर पे साजिश किसने की। मुझे एक बताया गया कि ये खत मलिया लोधी ने जमा कराया था। वही वाली बात जो बहुत पुरानी बात है ज़्यादा, हमें सब के देखें एतमाद में लेने वाली बात है ना ही। ठीक
देखिए ना, जो पैनल गया, आप आलमी तौर पर अगर आलमी अदालत में पेश हो रहे हैं तो पैनल को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए था। साथ साथ जैसे जनरल साहब, अगर हम बात करें इंडिया के पैनल की, तो 13 पैनलिस्ट गए थे जिसमें उनके सीनियर जज भी शामिल थे। हमारे यहाँ से 5 लोगों का पैनल गया और इसमें कोई भी सीनियर जज शामिल नहीं था। तो आप समझते कि उस तरह से जो पैनल जितना स्ट्रांग होता, उतनी अच्छी तरीके से मुकदमा पेश किया जा सकता था पाकिस्तान की जानिब से, जो कि हमने लैक किया इस वक्त। जी, मेरा ख्याल है कि हमारे पास इस वक्त बेहतरीन लीगल माइंड्स हैं और हमें पाकिस्तान के अंदर मौजूद जितने भी कानून के माहिरीन हैं उनकी खदमात हासिल करनी चाहिए थी। और हमारे पास बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के वकला हैं, जिनमें फ़रोग नसीम साहब एक हैं, इसके अलावा और बहुत सारे हैं जिनको वसी तजर्बा है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हमने एक्सीड कर दिया कि आईसीजे को, और वो एक्सीड भी 29 मार्च को किया जैसे पहले बताया गया, तो इस रिन्यूअल की क्या ज़रूरत थी? हमें अपनी ऑप्शंस ओपन रखनी चाहिए थी। अगर आज हम जुरिस्डिक्शन को चैलेंज कर रहे हैं तो उस वक़्त एक्सेप्टेंस का क्या मामला था? तो क्या हमने जब एक्सेप्ट किया, जैसे जाहिद साहब अभी बड़े अच्छा इन्होंने बात की, तो हमने एक क्लॉज रखी कि जब पाकिस्तान की सलामती की बात हो तो फिर तो आप शुरू से ही इस ट्रायल को ही चैलेंज करते। यू शुड नॉट हैव पार्टिसिपेटेड, क्योंकि ये तो क्लियर कट केस ही सैबोटेज का, टेररिज्म का और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का है। इसमें तो कोई इनोसेंट इंसान तो इन्वॉल्व ही नहीं है। इसमें तो ये तो शट एंड क्लोज केस है। तो पाकिस्तान को इसकी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, आईसीजे का जो चेकर्ड किस्म का रिकॉर्ड है, मुझे भी उसका तजर्बा है, मैं 1-2 अदारों का सरबराह रहा हूँ। वहाँ पे बहुत सारी लॉबिंग होती है, बहुत सारी परसुएशंस होती हैं, वो कोई फरिश्ते नहीं हैं। मैंने तो देखा है, वो तो हमसे भी छोटे इंसान है, कई दफ़ा देखा है। तो वहाँ पे इस तरह की तवक्को रखना, और इंडिया डेफिनेटली नोज़ हाउ टू मैनिपुलेट, वो पैसे का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, उनके पास और बड़े प्रेशर टैक्टिक्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें उस कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। वी आर वेरी क्लियर कि कुलभूषण कौन है। पाकिस्तान पूरी कौम का नैरेटिव एक है कि ये एक कातिल इंसान है, जाली तरीके से अंदर आया, एक सर्विंग सोल्जर है, और इससे ज़्यादा बड़ा मैं घनावना जासूसी का, टेररिज्म का दुनिया में कोई स्कूप ही नहीं है। ये सबसे बड़ा एक घनावना मामला है। तो आई थिंक क्लैरिटी हमारे अंदर थी, हमने उसको एम्बिगुअस कर दिया। इंडियन स्टांस जो था उसकी स्टैंडिंग ही कोई नहीं है। जो पहले इंडिया ने कहा ये हमारा बंदा ही नहीं है, फिर कहा कि नहीं जी हमारा सर्विंग सोल्जर नहीं है, फिर कहा नहीं जी हमें एक्सेस दे दें। तो क्या हमें भी कभी एक्सेस मिली इंडिया में? हमारे वहाँ आज भी 63 पाकिस्तानी डिटेन्ड हैं। तो क्या हमने कौंसलर एक्सेस मांगी तो हमें मिली? इस शख्स को जो एक घिनौने जराइम का मुस्तहिक, हम शवाहिद की बात कर रहे हैं, जो वीडियो एविडेंस है, जो वीडियो बयान है कुलभूषण का, जिसमें उसने ये एतराफ बजाते खुद किया है कि मैं एक स्पाई हूँ, मैं एक जासूस हूँ, मैं रॉ का हाजिर सर्विस अफसर रहा हूँ, तो क्या वो भी नाकाफी है? जी, बात यह है कि पाकिस्तान को किसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये केस इंटरनेशनल नेचर का नहीं है, ये बिटवीन गवर्नमेंट्स और स्टेट्स नहीं है। ये एक इंडिविजुअल पकड़ा गया है और उसने पाकिस्तान के अंदर घिनौने जराइम किए हैं। अगर यही इंडिविजुअल अमेरिका में पकड़ा जाता, अभी तक इसको इलेक्ट्रिक्यूशन इसकी हो चुकी होती। और तारीख गवाह है कि पहले 4 केसेस में जहां आईसीजे ने इंटरवीन किया डेथ सेंटेंस के खिलाफ, उसमें 3 अमेरिका के थे और तीनों में अमेरिका ने उसको, इस वर्डिक्ट को बिल्कुल दरवाजे से बाहर फेंक दिया और उन लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया। तो पाकिस्तान ने खुद अपने हाथ जो हैं वो चक्की के पार्ट के नीचे दिए हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड मसलहत क्या है, क्योंकि हमारी हर ताकत जो है उसको हम कमजोरी में बदलने का हमें कोई हुनर आता है। जैद हमें साहब, आपसे मेरा सवाल ये कि पाकिस्तान आईसीजे का फैसला रिजेक्ट कर सकता है, और जिस तरह से इंडियन मीडिया ये बात कह रहा है कि अगर पाकिस्तान डिनाई करता है, डिफाइज करता है, तो फिर हम मामले को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तक लेकर जाएंगे, ये इंडियन मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है। तो अगर मामला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है पाकिस्तान के डिनाइल के बाद, अगर वो फैसला नहीं मानते, तो फिर वहां पर क्या ऑप्शन होते हैं इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए? प्रेमशा, पहली बात जरा हम क्लियर करते हैं, हम पूरी दुनिया में कुलभूषण यादव का नाम ले रहे हैं। जो पाकिस्तान के पास एक जासूस पकड़ा गया है उसका नाम मुबारक हुसैन पटेल है, ये उसका पासपोर्ट कहता है।
हम किसी कुलभूषण यादव को टेक्निकली नहीं जानते, हम मुबारक हुसैन पटेल को जानते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो कुलभूषण की बात कर रही है, हमें चाहिए कि मुबारक हुसैन पटेल को फांसी दे दे। तो उनसे कहिए जी कुलभूषण तो हमें बताएं कि वो कौन है, क्योंकि उसकी तो कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है नहीं, उसको तो हम जानते नहीं। हम तो जिस शख्स को जानते हैं उसका नाम मुबारक हुसैन पटेल है, इंडियन पासपोर्ट के साथ ईरानी वीजा लगवाकर वो पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, पहली बात। दूसरी बात ये, लेकिन वो तो फिर लेकिन वीडियो एविडेंस आने के बाद तो वो चीज सामने आ गई ना जैद साहब, उसमें तो फिर इबाहम नहीं रहा। भाई आप बात हम कर रहे हैं कि हम आईसीजे की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने कुलभूषण यादव का केस है, मुबारक हुसैन पटेल का केस नहीं है। पाकिस्तान के पास मुबारक हुसैन पटेल का केस है, और वो तो मून शख्स ने अपने मुंह से कहा है कि मैं जो भी 100 झूठ बोलता रहे। बात यह है कि अगर हम ये फैसला कर लें कि हम आईसीजे के जुरिस्डिक्शन को नहीं मानते, तो हमारे पास लीगली कानूनी ताकत मौजूद है कि हम उसको रिजेक्ट कर दें, जूते की ठोकर पे उड़ा दें। और जैसे अभी जनरल साहब ने कहा, दुनिया की कोई ताकत जो आजाद होती है वो उसकी उस घटिया अदालत की परवाह नहीं करती। पाकिस्तान की कौमी सलामती का मामला आईसीजे तय नहीं करेगी। कोई भी गैरतमंद कौम अपनी कौमी सलामती के मामलात उन बेगैरत यहूदियों के हवाले नहीं कर सकते। तो यही बात है कि आपने खुद बल्कि जो लेटर दिया है, हम बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि ये बात अभी तक किसी को नहीं मालूम है, आपने जो साइन किया है 29 मार्च को जाके, उसमें ये क्लॉज डाला है कि हम ऐसी कोई जुरिस्डिक्शन कबूल नहीं करेंगे जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुताल्लिक हो, लिहाजा आप पर बाइंडिंग नहीं है। और अगर इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है तो शौक से जाए, हम चाइना के जरिए वीटो करवा लेंगे वहां पे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बात पहले भी हाफिज सईद के खिलाफ और जमात दावा के खिलाफ यूएन में गए थे, हमने चाइना के जरिए वीटो करवा दिया था, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तान इस अदालत में गया कौन, पहले ये सवाल करें, वो कौन गद्दार है हमारी सफों में जिसने जाके 29 मार्च को वो लेटर जमा कराया, किसने जाके लेटर साइन किया, किसने दिया, किसकी इजाजत से हुआ, कैबिनेट से पूछा गया, पार्लियामेंट से पूछा गया नहीं, फौज से पूछा गया नहीं, कौम से खुफिया क्यों रखा गया, उस गद्दार को सामने लाएं पहले। हम जहां तक इस बात का ताल्लुक है जुरिस्डिक्शन की, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुलभूषण यादव या मुबारक पटेल को रिहा करके इंडिया के हवाले नहीं किया जा रहा। ये केसेस 10-10, 15-15 साल चलते हैं, पड़ा रहेगा हमारी जेल में, सड़ता रहेगा, बाहर तो नहीं जा रहा वो कम से कम हरामखोर का बच्चा। लेकिन बात ये देखिए ना, जेल में रखने से भी जो बात अगर हमारी अदालतें कह रही हैं जनरल साहब कि उसे फांसी होनी चाहिए और सारे एविडेंस जो है वो हम सब दुनिया के सामने भी लेकर आए हैं, तो उसके बाद तो फिर समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो कौमी सलामती का मामला है, कोई छोटा मामला तो है नहीं जी। बात यह है कि आईसीजे ने भी दोनों मुल्कों से कहा है कि वो शवाहिद पेश करें। हिंदुस्तान के पास तो शवाहिद है ही नहीं, तो हिंदुस्तान ने तो आज तक उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये जो कुलभूषण है इसका कोई रोल है। वो तो कहते हैं कुलभूषण को ईरान से अगवा करके पाकिस्तान लाया गया, तो वो तो उसको जासूस मानते ही नहीं हैं। वो क्या साबित करेंगे? उसके 2 जो पासपोर्ट्स हैं उससे क्या साबित होता है? उससे साबित ये होता है कि ये शख्स जो है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैंने पहले भी कहीं कहा था कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस शख्स की मौजूदगी, वजूद ही इस वक्त जो है वो किसी शवाहिद के नज़दीक तौर पे पूरा नहीं होता। क्या वो पटेल है, क्या वो यादव है, वो पाकिस्तान में क्या कर रहा था, वो किस मुल्क का शहरी है, ये तो चीज़ें क्लियर है ही नहीं। ही स्पाई हु डज नॉट एग्जिस्ट। तो पाकिस्तान को तो चाहिए था उसको पकड़ के एक्सिक्यूट कर देते, बिकॉज इस तरह के लोग जब मिलते हैं तो आप ये नहीं पूछते कि भाई आप कहाँ से आए हैं, आपको किसने भेजा है, आप यहाँ क्या करने आए थे, यू जस्ट शूट देम। इस तरह यही अगर वाकया किसी और मुल्क में होता, दे वो सिंपली शॉट हिम। आपने अगर रखा है तो आपने अपनी तरफ से कानून के तकाजे पूरे करने की कोशिश की है, और आपने अच्छा किया, और आपने सारे तकाजे पूरे करने के बाद उसको सारी सहूलियात देने के बाद, और आर्मी चीफ ने एक दलेराना फैसला किया है, ही कंडेम्ड हिम टू डेथ, बिकॉज ये शख्स पाकिस्तान में सैकड़ों लोगों की जिंदगियों के चिराग गुल करने का ये मुर्तकब है। तो आज जो हिंदुस्तान का एक बयानिया था कि पाकिस्तान टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, आज पता लगा है कि ये सारी चीज़ तो हिंदुस्तान की इंस्टिगेटेड है। जब हिंदुस्तान पे आपको टेररिज्म का आपने लेबल लगाया है तो भाग के आईसीजे में चला गया है।
تو ہمیں آئی سی جے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آج بھی. اور یہ نیریٹیو دنیا بھر میں پاکستان پر صرف انڈیا نہیں بلڈ کیا, UN کی بات ہو تو بھی انڈیا نے جو پاکستان کے ساتھ کیا, پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ساتھ ساتھ بریک لے لوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ انڈیا کی بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بگ ڈپلومیٹک ون ہے, اٹ از فار انڈیا. اس پر بھی بات کریں گے, اور کیا ہماری جو ڈپلومیسی ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑا ہے, اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام خبر کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. جانے سے پہلے جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا پاکستان کے پاس جو آپشنز ہیں ان کو کیا کس طرح سے پاکستان اویل کر سکتا ہے, اور دوسری بات ہم انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی اگر بات کریں تو وہ انڈین ڈپلومیسی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے پاکستان کے مقابلے میں. انڈیا کی انٹرنیشنل لابی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو زید حامد صاحب, ایک تو یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ پاکستان جو انٹرنیشنلی معاملات ہیں یا جو ڈپلومیٹک افیئرز ہیں اس میں اس طرح کے فیصلے سے بھگتنے پڑتے ہیں, اور دوسری بات یہ اگر آئی سی جی کو مد نظر رکھا جائے تو اس نے آج تک کشمیر کے معاملے پر تو انٹرفیرنس نہیں کی ہے, اس معاملے کو تو عدالت میں نہیں لے جایا گیا. رمشا, معذرت کے ساتھ آپ بڑے غلط پریمس پہ بات کر رہے ہو. بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ڈپلومیسی کی اسٹرینتھ کا ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ اس بات کا نہیں ہے کہ انڈیا کی لابی کتنی اسٹرانگ ہے, یا انڈیا کے پاس کیس کتنا مضبوط تھا, یا انٹرنیشنل کورٹ کے اندر اس کا انفلوئنس کتنا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستانی حکومت یہ کیس ہارنا چاہتی ہے. آپ اس پر بات کریں. پاکستانی حکومت جان بوجھ کر کلبھوشن یادیو کو رہا کرنا چاہتی ہے, اس پر سوال اٹھائیے. جو حماقتیں پے در پہ ہو رہی ہیں, ڈپلومیسی ہماری, دیکھیں زید صاحب, اگر ڈپلومیسی اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے نا. ہماری فارن پالیسی, ہمارے ڈپلومیٹک افیئرز کون ڈیل کر رہے ہیں؟ حکومت ہی ڈیل کر رہی ہے. ذمہ داری تو اگر حکومت اپنی ذمہ داری محسوس کرے تو یہ سینس آف ریسپانسبلٹی کی بات آتی ہے, لیکن حکومت وقت تو غداری کرنا چاہ رہی ہے. کلبھوشن کو آج تک پاکستانی وزیر اعظم نے کلبھوشن کا نام نہیں لیا. سوچے تو صحیح کیوں نہیں لیا؟ پاکستانی وزیر اعظم کو کیا ہمدردی ہے کلبھوشن سے؟ وہ سجل جندال نے آ کر کیا خفیہ پیغام دیا تھا کہ آپ ٹائم لائن چیک کیجئے کہ 29 مارچ کو پاکستان جا کے جورسڈکشن قبول کر لیتا ہے انٹرنیشنل کورٹ کی. اس کے 10 دن کے بعد کلبھوشن کو سزائے موت سنائی جاتی ہے, اور کلبھوشن نے آج تک, اس کو 40 دن کا اپیل کا ٹائم تھا, اور اپیل کا ٹائم ختم ہونے میں 2 دن رہ گئے, آج تک اس نے اپیل نہیں کی ہے. پاکستانی سپریم کورٹ میں اپیل داخل ہی نہیں کی, کیونکہ اس کو اچھی طرح پتا تھا, انڈین گورنمنٹ کو اچھی طرح پتا تھا کہ اس کو آئی سی جی سے سٹے مل جائے گا. یہ اتفاق نہیں ہو رہا ہے, یہ سب کچھ پہلے سیٹنگ ہو چکی تھی. کلبھوشن یادیو کی اپیل میں 2 دن رہ گئے خالی, 20 تاریخ کو 40 دن پورے ہو جاتے, اس کے بعد اس کو سزائے موت ہو جانی تھی. انہوں نے اپیل کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ یہ اپنا کیس حکومت پاکستان کے تعاون سے انٹرنیشنل کورٹ میں لے کر گئے تھے. یہ آرگومنٹ مجھ سے نہ کریں, یہ بات نہ کریں کہ ہماری ڈپلومیسی کمزور ہے. ہمارے اندر بٹریل ہے, غداری ہے, پاکستان کو بیچا گیا ہے. صرف یہ پتا کریں کہ ریٹ کیا لگا, اس کے علاوہ بات نہ کریں کوئی. صحیح. اچھا جنرل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے زید صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے کلبھوشن کو سیو کیا ہے, حکومت بہت کچھ کر سکتی تھی, نہیں بھی لے جایا جا سکتا تھا اس معاملے کو وہاں تک, اور جیسے 2 دن صرف رہ گئے تھے 40 دن کی مہلت کے اندر, تو آپ بھی کیا اس بات سے اگری کریں گے جو زید حامد صاحب بات کہہ رہے ہیں؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کمزوری تو واضح ہوتی ہے, یعنی کسی کیس کو صحیح طرح نہ لڑنا, ایک صحیح پینل کی تشکیل نہ کرنا, ایک لیٹر کو 29 مارچ کو حوالے کر دینا, جورسڈکشن کو ایکسیپٹ کر لینا, پھر اپنی آرگومنٹ میں جورسڈکشن کو چیلنج کرنا کہ یہ وہ جورسڈکشن آل کمپریہنسو, آل پرویسو نہیں ہے, اس میں سے ٹیررزم اور ملک دشمنی کے جو ایک شک ہے وہ نکال دیجئے. تو ہوا یہ ہے کہ یہ ایشو ڈیلے ہو گیا ہے, پرولونگ ہو گیا ہے. آج کورٹ نے یہ نہیں کہا ہے کہ کون سچ ہے, سچ پہ حق پہ ہے, کون غلط کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا جی انٹرم یہ ہے, اس کے بعد ابھی دونوں نے اپنے شواہد پیش کرنے, کیس پیش کرنا ہے. تو ایشو یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ آج حتمی فیصلہ ہو گیا ہے. ایشو یہ ہے کہ ایشو ہیز بن پرولونگڈ, اور اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا گیا ہے, جو پاکستان کے حق میں نہیں ہے. پاکستان اس کو انٹرنیشنل ایشو سمجھتا ہی نہیں ہے. ہم نے انڈیا کو ایک پروپیگنڈے کا ایک بہت بڑا پوائنٹ دے دیا ہے, وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. ابھی ہمیں یہ ایک دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم
जो इस्लामती कौंसिल में चले जाएंगे। यानी इंडिया विदाउट अ केस वो इसको इंटरनेशनलाइज कर दिया है, एक बहुत यानी एक फजूल किस्म की फ्लिमजी किस्म की उनकी आर्गुमेंट है और उसके ऊपर वो पूरा केस बिल्ड कर रहे हैं। तो हमें इस केस को डिमोलिश करना है। अगर हमने आईसीजे में ही ये चलना है, उसको चैलेंज करना है, तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की लाइन ऑफ एक्शन हमें लेनी पड़ेगी और हमें ये बताना पड़ेगा कि अब उस केस एक तो अब जनरल साहब, अब इस केस को डिमोलिश किया कैसे जा सकता है? पाकिस्तान को अब क्या करना होगा? जी, पाकिस्तान को शवाहिद देने होंगे, पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग लीगल टीम एक इकट्ठी करनी होगी और पाकिस्तान को जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करना है। ये कॉन्स्टेंटली चैलेंज करना है, अपना लेटर विड्रॉ करना है, इसको नेशनल सिक्योरिटी इशू डिक्लेयर करना है और इसके बाद इसको टेररिस्ट एक्ट डिक्लेयर करना है। अगर टेररिज्म के ऊपर अमेरिका दुनिया जान में बॉम्बिंग कर सकता है सो कॉल्ड टेररिज्म पे, तो क्या पाकिस्तान एक जेन्युइन टेररिस्ट को जो है हमारे कब्जे में है कि उसकी बुनियाद पे बात ही नहीं कर सकते? अब तक जो शवाहिद पेश किए गए हैं या अब तक जो टीम इन्वॉल्व थी, तो आप क्या समझते हैं, क्या उन्होंने मुकम्मल तहकीकात करके जो शवाहिद है वो पेश नहीं किए होंगे? जी नहीं, अभी तक शवाहिद तो पेश हुए नहीं, अभी तक तो जुरिस्डिक्शन की बात थी। पाकिस्तान ये कह रहा था कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है क्योंकि ये केस जो है ये तो टेररिज्म का और मुल्क दुश्मनी का है। तो पाकिस्तान को पहले वहां जाने की जरूरत क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, दोनों फ्री कैन की एग्रीमेंट के साथ आप वहां जाते हैं। दे डोंट समन यू। ये नहीं है कि एक कंप्लेंट चला जाए और वो बोले कि दूसरे ये मेरे साथ हुआ है मुल्क के साथ, और उस मुल्क को फिर मजबूरी नहीं है। यू वांट टू एक्सेप्ट द जुरिस्डिक्शन, तो बोथ विल गो देयर। इफ यू से सॉरी, इस केस में आपकी जुरिस्डिक्शन है ही नहीं है, वी डू नॉट वांट टू अपीयर बिफोर यू, वेरी सिंपल केस। आप वहां देखिए, कोर्ट इज नॉट लाइक अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये आर्बिट्रेशन कोर्ट टाइप है। ये आप ये एक यूनिसाइडेड नहीं है, वन साइडेड नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं है। इट इज दोनों की एक्सेप्टेंस के बाद ये बाइंडिंग बनती है। इफ यू से सॉरी, वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, द केस इज क्लोज्ड। ठीक, अच्छा, ब्रेक लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो जैद हामिद साहब से मैं जानने की कोशिश करूंगी कि तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़िक्रिया साहब ने भी कुछ देर पहले स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि भारत का चेहरा बेनकाब हुआ है। किस पैराए में उन्होंने ये बात की है, उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे। और अगर क्या जो वीडियो एविडेंस अगर शेयर कर दी जाती है, मजीद शवाहिद दे दिए जाते हैं, तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज है पाकिस्तान के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। एक्सेप्टेंस का क्या मामला था? तो क्या हमने जब एक्सेप्ट किया, जैसे जाहिद साहब अभी बड़े अच्छा इन्होंने बात की, तो हमने एक क्लॉज रखी कि जब पाकिस्तान की सलामती की बात हो तो फिर तो आप शुरू से ही इस ट्रायल को ही चैलेंज करते। यू शुड नॉट हैव पार्टिसिपेटेड, क्योंकि ये तो क्लियर कट केस ही सैबोटेज का, टेररिज्म का और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का है। इसमें तो कोई इनोसेंट इंसान तो इन्वॉल्व ही नहीं है। इसमें तो ये तो शट एंड क्लोज केस है। तो पाकिस्तान को इसकी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, आईसीजे का जो चेकर्ड किस्म का रिकॉर्ड है, मुझे भी उसका तजर्बा है, मैं एक दो अदारों का सरबराह रहा हूँ। वहाँ पे बहुत सारी लॉबिंग होती है, बहुत सारी परसुएशंस होती हैं, वो कोई फरिश्ते नहीं हैं। मैंने तो देखा है, वो तो हमसे भी छोटे इंसान है, कई दफ़ा देखा है। तो वहाँ पे इस तरह की तवक्को रखना, और इंडिया डेफिनेटली नोज हाउ टू मैनिपुलेट, वो पैसे का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, उनके पास और बड़े प्रेशर टैक्टिक्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें उस कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। वी आर वेरी क्लियर कि कुलभूषण कौन है। पाकिस्तान पूरी कौम का नैरेटिव एक है कि ये एक कातिल इंसान है, जाली तरीके से अंदर आया, एक सर्विंग सोल्जर है, और इससे ज़्यादा बड़ा मैं घनावना जासूसी का, टेररिज्म का दुनिया में कोई स्कूप ही नहीं है। ये सबसे बड़ा एक घनावना मामला है। तो आई थिंक क्लैरिटी हमारे अंदर थी, हमने उसको एम्बिगुअस कर दिया। इंडियन स्टांस जो था उसके तो उसकी स्टैंडिंग ही कोई नहीं है। जो पहले इंडिया ने कहा ये हमारा बंदा ही नहीं है, फिर कहा अदालत में पार्लियामेंट से नहीं पूछा गया, कैबिनेट से नहीं पूछा गया, कौम को नहीं बताया गया ये खुफिया तौर पे साजिश किसने की। मुझे एक बताया गया कि ये खत मलिया लोधी ने जमा कराया था। वही वाली बात जो बहुत पुरानी बात है ज़ाहिद हामिद साहब की, देखें एतमाद में लेने वाली बात है ना ही। ठीक, देखिए ना, जो पैनल गया, आप आलमी तौर पर अगर आलमी अदालत में पेश हो रहे हैं तो पैनल को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए था। साथ साथ जैसे जनरल साहब, अगर हम बात करें इंडिया के पैनल की, तो 13 पैनलिस्ट गए थे, जिसमें उनके सीनियर जज भी शामिल थे। हमारे यहाँ से 5 लोगों का पैनल गया और इसमें कोई भी सीनियर जज शामिल नहीं था। तो आप समझते हैं कि उस तरह से जो पैनल जितना स्ट्रांग होता, उतनी अच्छी तरीके से मुकदमा पेश किया जा सकता था पाकिस्तान की जानिब से, जो कि हमने लैक किया इस वक्त।
جی میرا اپنے خیال ہے پینل کے کہ اندر ہمارے پاس اس وقت بہترین لیگل مائنڈز ہیں اور ہمیں پاکستان کے اندر موجود جتنے بھی قانون کے ماہرین ہیں ان کی خدمات حاصل کرنی چاہیے تھیں، اور ہمارے پاس بہت انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے وکلاء ہیں جن میں فروغ نسیم صاحب ایک ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں جن کو وسیع تجربہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری ٹیم اتنی سٹرونگ نہیں تھی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے ایکسیڈ کر دیا کہ آئی سی جے کو، اور وہ ایکسیڈ بھی 29 مارچ کو کیا جیسے پہلے بتایا گیا، تو اس رینیول کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں اپنی آپشنز اوپن رکھنی چاہیے تھیں. اگر آج ہم جورسڈکشن کو چیلنج کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے، انہیں بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے زید صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی، کیا معاملہ ہے؟ کیا پاکستان نے اپنا مقدمہ درست طریقے سے پیش نہیں کیا عالمی عدالت کے اندر، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے رمشا، یہ بہت واضح طور پر ہم یہ بات بتا دیں کہ پاکستان کے خلاف ایک اور میمو سکینڈل بنا ہے، ایک اور ڈان لیکس بنا ہے، ایک اور بٹریل اور ٹریزن ہوئی ہے ہماری صفوں کے اندر سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہم اور بھی بتا دیں آپ کو کہ براہ راست اور ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، اللہ کے فضل سے آئی سی جے کے پاس کوئی جورسڈکشن نہیں ہے پاکستان کے خلاف یہ فیصلہ دینے کی. جو پاکستان کی طرف سے سازش کی گئی تھی، ہمارے غداروں نے جو سازش کی تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر کا پہلو یہ رکھ دیا کہ آج سے تقریباً چند ہفتے پہلے 29 مارچ کو پاکستان کی طرف سے خفیہ طور پر ایک خط جمع کرایا گیا آئی سی جی میں، جس میں کہا گیا کہ ہم آئی سی جی کے تمام جورسڈکشن کو قبول کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ کیس آئی سی جی میں گیا اور اس نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا. لیکن جو یہ خط گیا ہے، جس نے بھی ڈرافٹ کیا تھا، اس میں کوئی پیٹریوٹک پاکستانی کہیں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک جملہ ڈال دیا، اور وہ جملہ یہ ڈال دیا کہ اگر پاکستان کی قومی سلامتی کا کوئی کیس ہوگا تو اس پر آئی سی جی کی جورسڈکشن کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ خط جمع کرایا گیا ہے عالمی عدالت میں. لہذا اگر پاکستان اس وقت چاہے تو اپنے ہی دیے ہوئے خط کے اوپر جو کلوز، جو شرط ہم نے لگائی تھی، اس شرط کے بیسس پر ہم آئی سی جی کے فیصلے کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. اس کی کوئی مینڈیٹ ہمارے اوپر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ خود انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو فرینچ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اور جو انگلش ٹیکسٹ ہے، اس میں اختلاف ہے. جو فرینچ ٹیکسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی جو سٹے آرڈر ہے اس کو وہ مینڈیٹری نہیں ہوتا حکومتوں کے اوپر. انگلش ٹیکسٹ کہتا ہے کہ یہ مینڈیٹری ہوتا ہے. اور اسی اختلاف کی وجہ سے دنیا کے کئی ممالک نے اس آئی سی جی کے احکامات کی دھجیاں اڑائی ہیں، پہلے بھی پرواہ نہیں کی. دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے جب بھی ان کے خلاف سٹے دیا گیا ہے، انہوں نے روند کے رکھ دیا ہے. امریکہ ہو، اسرائیل ہو، جاپان ہو، دنیا کے کئی بڑے بڑے ممالک کے خلاف بھی اسی طرح کے سٹے دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی. پاکستان کے خلاف انہوں نے سٹے دیا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ وہ حکومت جو خود اس وقت پاکستان کی پشت میں خنجر دے رہی ہو، جس کو افغانستان ڈانٹ ڈپٹ کر کے چلا جاتا ہو، اس حکومت سے یہ توقع کرنا کہ یہ عالمی عدالت کے خلاف سٹینڈ لیں گے جب یہ خود ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، یہ بات ممکن نہیں ہے. لیکن ہم پاکستانی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں، پاکستانی فوج سے، عدلیہ سے اور پاکستان کے پیٹریوٹک ایلیمنٹ سے، کہ پہلے تو یہ معلوم کریں کہ کس نے اجازت دی کہ 29 مارچ کو وہ خط جمع کرایا جائے عالمی عدالت. السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رمشا کنول. آج اہم ترین سماعت ہوئی اور عالمی عدالت کے اندر کلبھوشن کے معاملے کو اٹھایا گیا تھا. اس کیس کی سماعت ہوئی جس پر حتمی فیصلے تک کلبھوشن کو پھانسی نہیں دی جائے گی. عالمی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا اور عالمی عدالت کے جج رونی ابراہیم نے یہ کہا ہے کہ عالمی عدالت کے فیصلے تک ایک تو پھانسی نہیں دی جا سکتی اور پاکستان کا اعتراض مسترد کرتے ہوئے حکم امتناع جاری کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ عالمی عدالت اس کیس کی سماعت کا اختیار رکھتا ہے اور بھارت ہمیں کیس کے میرٹ پر مطمئن نہیں کر پایا ہے اور نہ ہی پاکستان کی جانب سے پاکستان ہمیں مطمئن کر پایا ہے. دونوں جانب سے انہوں نے کہا کہ بھام پایا جاتا ہے اور ویانا کنونشن کی تشریح میں تفریق پر فیصلہ دینے کا اختیار ہے دونوں ملکوں کے درمیان. ویانا کنونشن کے تحت کاؤنسلر رسائی تک جو اختلاف ہے اس پر اختلاف پایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے، پاکستان کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اگست تک کلبھوشن کی پھانسی کو روکا جا سکتا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے
तर्जुमान दफ्तर खारजा नफरीस ज़िक्रिया साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि भारत का चेहरा बेनकाब हुआ है और कौमी सलामती के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। क्या पहलू हैं और क्या आलमी अदालत के अंदर पाकिस्तान अपना केस स्ट्रांगली क्यों प्रेजेंट नहीं कर पाया, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका आपसे कराते चले, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं सीनियर जैद हामिद साहब, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। साथ साथ तज़कियाकार जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जावेद साहब